हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेंटो क्लासेस में और मैं लवकुश पटेल। आज हम बात करेंगे नीमरा सुंडा की अगली सीरीज एग्रोनॉमी के बारे में। एग्रोनॉमी का पहला यूनिट हमने आज लिया है। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है CUT एग्रीकल्चर और PSC एग्रीकल्चर के सभी एंट्रेंस एग्ज़ामों के लिए, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए देखते हैं अगला। इसमें देखते हैं द टर्म डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, यानी एग्रोनॉमी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है एग्रोस, और एग्रोस मीन्स होता है फील्ड और नोमोस मीन्स होता है टू मैनेज, यानी फील्ड को कैसे मैनेज करें ये हमें एग्रोनॉमी में सिखाया जाता है। डेफिनेशन है पहला कि कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। ये एग्रीकल्चरल साइंस का एक ब्रांच के रूप में डिफाइन किया जाता है। दैट डील विद द मेथड्स विच प्रोवाइड अ फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप फॉर हाइयर प्रोडक्टिविटी, यानी क्रॉप को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि क्रॉप जो हाइयर प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी क्या हो, बढ़े। चलिए अगला देखते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली ऑफ द सबसिस्टेंस टाइप, यानी कि भारतीय कृषि मुख्यतः कैसा है, निर्वाह प्रकार की। निर्वाह प्रकार का मतलब होता है कि जो किसान, आज जो भारत के किसान हैं वो ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जो कि खेती करते हैं सिर्फ अपने जीविका को चलाने के लिए, यानी अपने ही खाने भर के लिए वो क्या करते हैं, फसल को ग्रो करते हैं। वो बिजनेस पर्पज से बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? इसका कारण है कि साइज ऑफ लैंड, यानी कि जो फील्ड ऑफ साइज ऑफ फील्ड है वो कम है यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला लाइन है पीटर डी क्रेसेंजी, यानी पीटर डी क्रेसेंजी एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था, ही कलेक्टेड मैनी लिटरेचर्स रिलेटेड टू द एग्रोनॉमी इन हिज बुक ओपस रूरलियम कामोदरम। ये देख रहे हैं, ओपस रूरलियम कामोदरम, ये एक लैटिन वर्ड है जिसमें बता रहा है कि इसका मतलब होता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब नहीं है, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, इसको कलेक्ट किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए ही नन एज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी, इसलिए इनको सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी का पिता भी कहा जाता है। किस लिए, इसी बुक को लिखने के लिए। और ये बुक में क्या लिखा इन्होंने बस एक लिटरेचर लिखा जो कि कलेक्ट किया गया था एग्रोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है। ठीक है, आप बताइए आंसर, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है। तो पीटर डी क्रेसेंजी, ठीक है, पीटर डी क्रेसेंजी हैं जो कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है कि वॉल हेलमंट जो कि क्या किए थे, कंक्लूडेड दैट द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेबल इज वाटर। इन्होंने बताया था कि निष्कर्ष निकाला कि वनस्पति का मुख्य सिद्धांत क्या है, जल है। ठीक है, जल का सिद्धांत जो है वनस्पति का मुख्य सिद्धांत है। जेथ्रो टूल थे, इन्होंने बताया कि ही पब्लिश अ बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, यानी इनका बुक का नाम क्या है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जिसमें इन्होंने क्या किया, एंड द वर्ड्स वीट एंड जीरो टिलेज, जिसमें इन्होंने वर्ड जो कि वीट्स और जीरो टिलेज के बारे में सबसे पहले बताया। और ही नन एज द फादर ऑफ वीट साइंस। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ वीट साइंस कौन है, फादर ऑफ वीट साइंस है जेथ्रो टूल। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन यहाँ पे, ऑथर यंग, यानी ऑथर एक साइंटिस्ट है, ऑथर यंग कंडक्टेड पॉट कल्चर, यानी इन्होंने क्या किया, एक पॉट कल्चर कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने क्या कर रहे थे, पॉट कल्चर ये यूज़ कर रहे थे एक्सपेरिमेंट्स टू इंक्रीज द इल्ड्स ऑफ क्रॉप, यानी कि क्रॉप की इल्ड को इंक्रीज कर रहे थे बाई अप्लाइंग सेवरल मटेरियल्स लाइक पोल्ट्री डंग्स, लिटर एंड गन पाउडर, यानी गन पाउडर का, ठीक है, पोल्ट्री डंग यानी जो आप मुर्गी फार्म देखते हैं वहाँ का जो डंग होता है उसका यूज़ करके ये प्रैक्टिकली करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे पोट कल्चर में। पब्लिश्ड हिज वर्क इन 46 वॉल्यूम, और इन्होंने 46 वॉल्यूम में क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया।
एज एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से इन्होंने क्या किया, 46 वॉल्यूम का पब्लिश किया अपना बुक, ठीक है। उसके बाद देखिए ए ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच टू फार्मिंग वाज स्टार्टिंग, मतलब एक साइंटिफिक रूप से एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुआ एग्रोनॉमी वो कब हुआ, 1840 ईस्वी में स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा, जस्टिस वॉन लिविंग के द्वारा। याद करिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि साइंटिफिक रूप से, ठीक है, साइंटिफिक रूप से कृषि कब स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ, यानी एग्रोनॉमी कल्चर प्रैक्टिसेस कब स्टार्ट हुआ, तो 1840 में यानी 1840 ईस्वी में एक साइंटिफिक रूप से स्टार्ट किया गया, ताकि बिजनेस के रूप में इसे ग्रो किया जाए और इससे लाभ कमाया जाए, ठीक है। इसके पहले क्या होता था, इसके पहले किसान सिर्फ निर्वाह के लिए कृषि करते थे कि अपनी जीविका चलानी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो बेचते नहीं थे। वो उस समय बार्टर सिस्टम भी था, जिससे कि वो क्या करते थे, अनाज को एक्सचेंज करते थे, उन्हें बेचने का पर्पज़ नहीं था सिर्फ। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। उसके बाद देखिए है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, ये आते हैं, ठीक है, आपको ये टर्म पता होने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्हें देखिएगा। पहला टर्म है लीफ एरिया इंडेक्स, ये LAI क्या होता है, लीफ एरिया इंडेक्स। इसमें होता है क्या कि एक प्लांट है, कोई प्लांट है, उससे द्वारा कवर किया गया, उसकी पत्तियों के द्वारा कवर किया गया एरिया कितना है और उस लीफ का एरिया कितना है, वो इसमें निकालता है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप इसे देखिए। लीफ एरिया इंडेक्स मतलब होता है कुल पत्ती क्षेत्र, यानी कुल जो लीफ एरिया है, टोटल लीफ एरिया इक्वल टू ग्राउंड एरिया, यानी टोटल ग्राउंड एरिया कितना है और उसका लीफ एरिया कितना है, इसी का जो हम डिवाइड दे देते हैं तो निकल जाता है लीफ एरिया इंडेक्स, ठीक है। आपने सूचकांक के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पत्ती क्षेत्र सूचकांक भी बताया जाता है। और इसको दिया किसने था, कंसेप्ट डेवलप्ड बाय द वाटसन साहब ने इसे 1948 ईस्वी में जो कि दिया था। चलिए दूसरा देखिए, इसमें दूसरा है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। अब ये लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, इट मीन्स द रिलेटिव लैंड एरिया ऑक्यूपाइड बाय ए सोल क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग। यानी जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं उसमें दो क्रॉप होते हैं, एक होता है सोल क्रॉप, एक होता है इंटर क्रॉप। यानी दो क्रॉप को जब हम लगाते हैं तो उसका एरिया कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है, यानी उसका फसल द्वारा जो एक क्षेत्र है वो कितना उसमें ऑक्यूपाइड किया जा रहा है, उसका हम यहाँ पे इंडेक्स निकालते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं। तो देखिए इसके बारे में आगे वाले पेज में दिया हुआ है रेशियो। देखिए लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जब हम निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, यील्ड ऑफ इंटर क्रॉप, यानी जो दो क्रॉप लगाए हैं, पहले क्रॉप को यहाँ माना जाता है, देखिए यहाँ लिखा है हेयर ए इज ए सोल क्रॉप, यानी मेन क्रॉप क्या है, सोल क्रॉप ए होगा और बी होगा इंटर क्रॉप। तो इसमें ए प्लस बी दिया हुआ है, यानी कि यील्ड ऑफ इंटर क्रॉप का मतलब होता है सोल क्रॉप प्लस इंटर क्रॉप। इन दोनों का यील्ड कितना है, यानी कि आउटपुट उत्पादन कितना है, और उसके बाद उसको डिवाइड देना है आपको यील्ड ऑफ सोल क्रॉप से, यानी ए क्या है, मेन क्रॉप है। तो दोनों का मेन क्रॉप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एग्जांपल लिया कि जो यील्ड ऑफ इंटर क्रॉप था, ठीक है, यील्ड ऑफ इंटर क्रॉप वो मान लीजिए हमने ले लिया 100, ठीक है, और यील्ड ऑफ सोल क्रॉप हमने ले लिया, यानी ए ले लिया 50, ठीक है। इन दोनों का डिवाइड दे दीजिए, 52 जा 100, यानी कि 2 आया। क्या है ये, LER जब आपका 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका ये जो कि LER, ठीक है, यानी कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो अगर आपका 1 आए, देखिए यहाँ पे अगर आपका LER रेशियो ग्रेटर देन 1 है, सॉरी हाँ ग्रेटर देन 1 है, तो आप इंटर क्रॉपिंग इस क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर 2 आया है यानी कि बेनिफिशियल हो गया फिर, ठीक है। तो ये LER आपको समझ में आया क्या है, यील्ड ऑफ इंटर क्रॉप अपॉन में यील्ड ऑफ सोल क्रॉप। सोल क्रॉप मतलब मेन क्रॉप कितना, उसका हम डिवाइड देते हैं तो LER निकल जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल है कि LER अगर 1.10 आ रहा है आपका, ठीक है, इट मीन्स मिक्सचर गिवन, यानी मिक्सचर जो आपने मिला करके क्रॉप ग्रोन किया है मिक्स क्रॉप में, वो 10% मूल यील्ड दे रहा है। इसका मतलब 10% वो क्या है, अधिक पैदावार दे रहा है, अधिक प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये टर्म आपको आएंगे एग्जाम में कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है
और क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने का मतलब होता है, पहले क्या होता है वो जानिए। देखिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी में हम देखते हैं कि टोटल एरिया आपके पास कितना है, ठीक है, और उसके बाद उसका नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है। जब हम उसका डिवाइड दे देते हैं तो इसी को बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपका निकल गया। और जो भारत का क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकाला गया है वो कितना है, 135 के एबव में है, नियरली 135% है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आएंगे कि टोटल क्रॉप्ड एरिया कितना है और टोटल नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है, इसका मल्टीप्लाई बाई 100 होगा तभी आपका परसेंट में आएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें। इसके बाद है क्रॉप रोटेशन। देखिए इसी को बोलते हैं फसल चक्र, इसको स्टार लगा दीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि क्रॉप रोटेशन क्या है इंडिविजुअली, और क्रॉप रोटेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो इसको देख लिए पहले लाइन वाइज क्या है। इन क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्स्ड। आप जानते हैं कि लैंड हमारा क्या है, फिक्स है, हमें एक ही क्षेत्र में यानी कि लिमिटेड क्षेत्र में ही ग्रो करना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास लिमिटेड क्षेत्र है, क्षेत्र तो फील्ड तो बढ़ नहीं जाएगा, तो फील्ड फिक्स है, ठीक है, लैंड फिक्स है, बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर ऑन सेम लैंड। और हम क्या करते हैं, ईयर आफ्टर ईयर उसी में क्रॉप को हम रोटेशन करके ग्रो करते हैं। जैसे कि खरीफ के सीज़न में हमने क्या ले लिया, पैडी ले लिया यानी कि धान की फसल ले ली, और रबी के सीज़न में हमने गेहूँ ले लिया, जायद के सीज़न में हमने जो कि कुकुरबीट्स यानी कि खीरा ककड़ी जो भी जायद की फसल हैं वो ले लिया। तो हमने क्या किया, लैंड फिक्स है लेकिन सीज़न के अनुसार हमने उसमें क्या किया कि क्रॉप लिया। तो टोटल कितना आपने एक साल में क्रॉप लिया और टोटल आपको समय कितना लगा, ठीक है, कितने समय में आपने कितने क्रॉप लिए, इसका जब हम डिवाइड देते हैं तो क्रॉप रोटेशन निकल जाता है, ठीक है। मैंने जो बताया वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ठीक है। ये क्रॉप रोटेशन में बता रहा हूँ आपको कि क्या करते हैं, हम चेंज करते रहते हैं फील्ड में, ठीक है। यहाँ देखिए, लेट एग्जाम्पल, आफ्टर कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स शुड बी टेकन पल्स क्रॉप इन ए नेक्स्ट ईयर। जब हम एक सीज़न में, ईयर नहीं लेंगे, एक सीज़न में, एक मानसून सीजन में जब हम एक सीरियल क्रॉप लेते हैं तो उसके अगले मानसून सीजन में, अगले सीजन में हम क्या लेते हैं, पल्स क्रॉप लेते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, क्यों साइंटिस्ट हमेशा बोलते हैं कि क्रॉप रोटेशन अपनाइए। क्रॉप रोटेशन अपनाने के पीछे साइंस यही है कि जब हम कोई सीरियल क्रॉप लगाते हैं तो उसके जो रूट्स हैं वो कम दूरी पर ही फैलते हैं, ठीक है, ऊपरी ज़मीन के सबसे ऊपरी भाग में ही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और उसके बाद जब हम पल्स क्रॉप लगाते हैं तो पल्स क्रॉप की जड़ें अंदर तक जाती हैं और अंदर तक जाने की वजह से वो नीचे का न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है और लैंड का मॉइस्चर बना रहता है। देखिए अगला लाइन इस क्या है, इट मेंटेन्स एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मृदा की जो उत्पादकता है उसे वो बनाए रखती है, क्रॉप रोटेशन से बना रहता है। और साथ ही साथ इट चेक्स द सॉइल इरोजन एंड कंजर्व मॉइस्चर, और इस सॉइल इरोजन यानी मृदा क्षरण को होने से रोकता है और साथ ही साथ मृदा में नमी बनाए रखता है और कंजर्व मॉइस्चर यानी कि नमी की कंजर्व किए रहता है। इसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो पल्स क्रॉप हैं ये मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। सीरियल ग्रो के समय क्या होते हैं कि भूमि से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ले लिया जाता है, तो उससे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और अलग से हमें यूरिया डाल के उसको पूर्ति करना पड़ता है। लेकिन जब हम पल्स क्रॉप लगाते हैं तो पल्स क्रॉप के नीचे जो है लेग्यूम्स की गांठें पाई जाती है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और यही राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट में फिक्स करते हैं और नाइट्रोजन जो कि सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है क्रॉप रोटेशन का। अगला इसमें देखिए लाइन क्या है, द इंसिडेंट्स ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस, इंसेक्ट पेस्ट, नेमटोड्स एंड वीड्स विच इज़ द एसोसिएट विद द पर्टिकुलर क्रॉप कैन बी मैनेज। और ये जो जितने भी हार्मफुल पैथोजेंस और ये वीड्स हैं ये भी एसोसिएटेड होकर क्या होते हैं, मैनेज हो जाते हैं दोनों में साथ साथ, ठीक है। क्रॉप रोटेशन आपको अच्छे समझ में आ गया, इसको अच्छे से पढ़िए। और इसके बाद देखिए आगे वाला पेज क्या है बता रहा है। इसके बाद देखिए क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, जो हमने आपको पीछे बताया वो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बताया कि आपने कितने एक ईयर में कितने क्रॉप लिए हैं, तो वो आपके जो फील्ड है उसका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकल जाता है। इसी में मैंने बताया है
कि आपने एक साल में अपने लैंड में कितना रोटेशन किया है, यानी कि क्रॉप को कितनी बार लिया है, वो टोटल क्रॉप, नंबर ऑफ क्रॉप अपॉन में टोटल समय कितना आपने लिया, टोटल समय टाइम कितना लिया, वो उससे हम डिवाइड देते हैं तो क्रॉपिंग रोटेशन इंटेंसिटी आ जाता है, निकल जाता है। देखिए इसमें क्या है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CRL, और CRL निकालने के लिए चाहिए आपको नंबर ऑफ क्रॉप इन अ क्रॉप रोटेशन, यानी आपने क्रॉप रोटेशन में कितने संख्या में क्रॉप लिया है वो, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर इन अ क्रॉप रोटेशन, यानी कि आप क्रॉप रोटेशन में नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, ठीक है, उसका और मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या है कि क्रॉप रोटेशन फॉर 1 ईयर, यानी एक साल का आपको अगर क्रॉप रोटेशन बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, क्रॉप रोटेशन एक साल का अगर बनाना हो तो मान लीजिए हमने एक साल में क्या लिया, एक साल में राइस ले लिया, उसके बाद पी ले लिया, यानी कि खरीफ की फसल में, ठीक है, खरीफ की फसल में हमने पैडी ले लिया, और उसके बाद रबी की फसल में हमने क्या ले लिया, रबी के सीज़न में हमने पी ले लिया, यानी मटर ले लिया, ठीक है। तो पैडी क्रॉप आप जानते हैं कि खरीफ फसल के बाद उसके बाद हमने रबी में मटर ले लिया, तो ये 2 सीज़न हो गया और एक सीज़न छोड़ दिया हमने, इसमें टोटल कितना समय लिया, 1 ईयर का, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्रॉप कितने हुए, 2, ठीक है, और उसके बाद ईयर कितने हुए, नंबर ऑफ़ ईयर 1 मल्टीप्लाई बाई 100, आप इसे काट दीजिए तो ठीक है, ये कटेगा तो 2 ही बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 200, इसका क्या आ जाएगा, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 200% क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकल गया। उसके बाद देखिए क्रॉप रोटेशन फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए अगर आपको बनाना हो तो देखिए आप कैसे बनाएंगे। 2 ईयर के क्रॉप रोटेशन को बनाने के लिए आप मान लीजिए क्या कर दिए, खरीफ में आप ग्राउंड नट ले लिए, ठीक है, ग्राउंड नट ले लिया आपने। उसके बाद ग्राउंड नट के बाद आप रबी सीजन में क्या ले सकते हैं, वीट ले लिए, ठीक है, आपने गेहूं ले लिया। उसके बाद क्या किया आपने कि शुगर केन ले लिया, यानी देखिए ये खरीफ ये हो गया खरीफ की, ये हो गया रबी की। उसके बाद बसंतकालीन गन्ना आप शुगर केन ले लिए, ठीक है। शुगर केन जानते हैं आप कि 1 साल का क्रॉप है, 1 साल में ये, और उसके बाद यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ क्रॉप कितने हैं, 3, और ईयर कितने हो गए, 2 ईयर हो गए। तो इसका आप मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, तो 2 से अगर आपने डिवाइड करा तो कितना होगा, 2 1 जा 2 और फिर 2 5 जा 10, यानी 1.5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150% ये कि इसमें इसका परसेंटेज आएगा, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 ईयर के लिए। 3 ईयर के लिए हम कैसे क्रॉप रोटेशन बनाएंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो देखिए 3 ईयर में हमने क्या ले लिया, पहले खरीफ सीजन में पैडी ले लिया, उसके बाद पोटैटो ले लिया हमने रबी सीजन में, उसके बाद ये 1 साल हो गया। दूसरे साल में हमने क्या लिया, शुगर केन ले लिया, शुगर केन 1 साल का होता है आप जानते हैं। उसके बाद हमने अरहर ले लिया, ठीक है, अरहर भी लगभग 1 साल का होता है। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद नेक्स्ट जब अरहर ख़त्म होती है तो उसके बाद हमने वीट ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए मान लीजिए ये इधर 6 महीने का ये हो गया, ठीक है, लगभग 1 साल का ये हो गया, और 1 साल के 2, और फिर इसके बाद ये इधर नेक्स्ट सीजन हो गया। तो आप देखिए कि इसमें नंबर ऑफ़ ईयर कितने हैं, नंबर ऑफ़ क्रॉप कितने हैं। तो क्रॉप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ़ क्रॉप हो गया 5, और नंबर ऑफ़ ईयर कितने हो गए 3 मल्टीप्लाई बाई 100। आप 3 का जब यहाँ 5 से डिवाइड देंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है, फिर 2 बचा, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, और जब आप मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो आएगा 166%, ठीक है। इस तरह से क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ 166% आया और यहाँ पे 150 आया, ठीक है। 150 कैसे है हमने बता दिया आपको। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं, और क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी आपको आएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटा सा फार्मूला है, आप याद रखिए कि नंबर ऑफ़ क्रॉप कितने होंगे और नंबर ऑफ़ ईयर कितने होंगे, उसे डिवाइड देकर हम क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, यानी फसल चक्र संघनता या फसल चक्र की तीव्रता भी कहते हैं इसे, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम देखिए, क्रॉप रोटेशन अलग है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी अलग है, क्रॉपिंग सिस्टम अलग है, और क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी अलग है। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, तो हम जो जिस तरह से क्रॉप पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम जो क्रॉप पैटर्न यूज़ कर रहे हैं
इसमें हम जो रिसोर्स लगा रहे हैं और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है, यही क्रॉपिंग सिस्टम है। क्रॉप ग्रो करने का जो सिस्टम हमने अपनाया है, यही क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। देखिए इसमें है क्या, इट रेफर्स टू द क्रॉपिंग पैटर्न्स यूज ऑन ए फार्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द फार्म रिसोर्सेज, एसोसिएटेड फार्म इंटरप्राइजेस एंड द अवेलेबल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी। यानी कि हम क्रॉपिंग पैटर्न का जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या हमने अपने फॉर्म पे क्या यूज़ किया, उसके साथ जो रिसोर्सेज हैं, जो एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज हैं, और हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, इन सभी को एक संयुक्त रूप से, कंपोज्ड रूप से यूज़ करते हैं। तो इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, फसल प्रणाली हिंदी वाले के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए है यहाँ पे हार्वेस्टिंग इंडेक्स। ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, इसको देख लीजिए। द इफिशिएंट यूटिलाइजेशन और एसिमिलेशन ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ हार्वेस्ट इंडेक्स। ठीक है, हार्वेस्ट इंडेक्स इज आल्सो कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी प्रभावशीलता का जो कि गुणांक कहा जाता है। ठीक है, और ये करता क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ CO2, यानी कि हमने ग्रो जो, देखिए इसका फार्मूला देख लीजिए पहले। इसका फार्मूला है इकोनॉमिक्स यील्ड, यानी कि आपने कितना अपने फील्ड में जो उत्पादन किया, उसका दाने का जो कि इकोनॉमिक यील्ड कितना है, दाना कितना है, और उसके बाद उसमें बायोलॉजिकल यील्ड में आपका क्या आ जाता है, ग्रेन प्लस स्ट्रॉ, और दाना साथ अनाज और उसके साथ साथ उसका भूसी जो होता है, जो स्ट्रॉ होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो इसका डिवाइड देते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ग्रेन जो है वो 100 कुंटल हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ क्या किया हमने कि जो ग्रेन प्लस स्ट्रॉ है, ग्रेन को और स्ट्रॉ को काउंट करने पे 200 मान लीजिए kg हो गया दोनों। ठीक है, तो इसका इंटेंसिटी निकाल लीजिए आप। तो इसका इंटेंसिटी जब निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 0.5। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है, ये 5 जो कि 50% आ रहा है। तो इसका जो हम बताएंगे कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना है, 50% का। ओके, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे बायोलॉजिकल यील्ड इनटू के यहाँ पे क्या है, ये जो कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स ही है के। ठीक है, इसको कांस्टेंट माना गया है, इक्वल टू होता है इकोनॉमिक यील्ड के। ठीक है, बायोलॉजिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई हार्वेस्टिंग इंडेक्स इक्वल टू किसके इक्वल टू होता है, इकोनॉमिक यील्ड के। वेयर जहाँ पे K is constant and is expressed as the coefficient of effectiveness और harvest index, जो कि K क्या इंडिकेट कर रहा है, coefficient of effectiveness, यानी प्रभावशीलता कितनी है वो इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद देखिए HI, यानी कि जो हार्वेस्ट इंडेक्स है, इज ए सिमिलर इज पार्टीशनिंग कोफिशिएंट, यानी कि विभाजक गुणांक के समान होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। यहाँ जो हमने टर्म यूज़ किया था पीछे, देखिए यहाँ जो हमने कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस जो टर्म यूज़ किया था, उसका यहाँ एक्सप्लेनेशन है कि जो कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस है वो है क्या, वो है इसका जो सोर्स है वो है पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, वो जगह, वो एरिया जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस का फार्मूला होता है इज इक्वल टू द सिंक या रिसोर्सेज मल्टीप्लाई बाई 100। यानी सिंक क्या है, सिंक है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, जो भाग पानी में डूबा हुआ है, जलमग्न एरिया है वो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वेयर फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट्स जनरली ग्रेन इज सिंक बट मे बी एक्सेप्शन, एग्जाम्पल स्ट्रेम इन द पोटैटो रूट्स और सुगन बीट्स एंड लीफ इन द पालक इज द सिंक। तो जो सिंक वाली एरिया है वो अपॉन, यानी कि उसके बाद उसको डिवाइड देंगे किससे, सोर्स से। सोर्स क्या है, जो पार्ट आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो सिंक हो गया सिंक अपान में फोटोसिंथेसिस वाला एरिया जिसको सोर्स बोल रहा है ये। ठीक है, सोर्स और मल्टीप्लाई बाई 100 कितना है वो जब हम निकालते हैं तो इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये समझ में आया आपको। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है सोरगम सीकनेस, यानी कि सोरगम सीकनेस क्या होता है, ज्वार रोग क्या होता है, ये देखिएगा। तो इसमें दिया हुआ द स्टबल्स ऑफ सोरगम टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज ड्यू टू द वाइड
दिस बाई द CN रेशियो मतलब होता है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, ठीक है। CN का मतलब होता है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, इसी को CN बुलाता है शॉर्टकट में, आप लोग ध्यान रखिएगा। CN रेशियो हैंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी ज्वार का जो सोरगम जो डिकम्पोज होने में ज़्यादा टाइम लेता है, इससे जो होता है कि वो क्या होता है CN रेशियो प्रोसेस जो कि इफेक्टिव होता है। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन सॉइल नाइट्रोजन गेट ब्लॉक, और जो सॉइल का नाइट्रोजन होता है वो ब्लॉक हो जाता है या टेम्पोरली इमोबालाइज हो जाता है। तो इसका इफेक्ट जो है द ग्रोथ ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बाय द शोइंग अर्ली नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिम्टम ड्यू टू नाइट्रोजन, और जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो सोरगम ऑफ रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये जब लेट में डिकम्पोज होगा तो जो नेक्स्ट क्रॉप हम लोग लगाएंगे उसका जो ग्रोथ होगा वो कार्बन नाइट्रोजन ग्रोथ वो रेशियो क्या हो जाएगा, कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया है कि टू रिड्यूस सोरगम इफेक्ट्स 25% मोर नाइट्रोजन इज अप्लाइड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजर डोज द सक्सीडिंग क्रॉप। और इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग जब पहला क्रॉप लगाते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप जब लगाते हैं तो 25% मोर नाइट्रोजन हमें जो कि अप्लाई करना पड़ता है फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है। तो आज ये यूनिट फर्स्ट था एग्रोनॉमी का, इसके साथ ही यूनिट सेकंड भी लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो CUET एग्रीकल्चर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।